बच्चों, अगर आपको जिद है जिले और राज्य में स्थान लाने की, तो हमें भी जिद है आपके लास्ट एग्जाम तक आपके साथ देने की। क्लास 10th 9th क्लास में पढ़ेंगे आप लोग दलपंथ का सूत्र, आवर्धन का सूत्र तथा दलपंथ के उपयोग। ये क्या हो गया भाई मेरी आवाज को। चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। क्लास 10th के साइंस में आप लोग पढ़ने वाले हो दर्पण का सूत्र। दर्पण का सूत्र हम लोग समझ लेते हैं। ये जो मैं दर्पण बना रहा हूं, इसका उभरा हुआ भाग कलई किया हुआ है, तो ये है अवतल दर्पण। इस दर्पण की विशेषता ये होती है कि इसके सारे पॉइंट्स, यानी जैसे वक्रता केंद्र, इस गोले को पूरा करने पर जो वक्रता केंद्र बनता है वो, और ये जो एफ है बीच में मुख्य फोकस, वो सब लेफ्ट में होते हैं। और लेफ्ट में होने की वजह से ये जो फोकस दूरी होती है वो ऋणात्मक ली जाती है। जैसे पी एफ बराबर -f लिया जाएगा, क्योंकि ये चिन्ह परिपाटी के नियम में आपको पिछली क्लास में समझाया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेफ्ट की तरफ जब भी आप चलोगे वो माइनस लिया जाता है, क्योंकि आपतित प्रकाश की जो डायरेक्शन है वो राइट में होती है, तो लेफ्ट की तरफ चलने पर आप माइनस लिखोगे। वैसे ही पी से सी तक भी होगा, तो पी सी बराबर -r। अब अगर हम वस्तु को यहां रखते हैं और प्रतिबिंब कहीं बनता है, मान लीजिए कि वस्तु को मैंने यहां रखा और इसका प्रतिबिंब यहां कहीं बन गया, यहां, तो वस्तु की दूरी को u से प्रदर्शित किया जाता है। ये जो वस्तु है इसकी दूरी को हम लोग u से प्रदर्शित करेंगे। जहां प्रतिबिंब बना है उस प्रतिबिंब की दूरी को हम लोग v से प्रदर्शित करेंगे। ये जो C पॉइंट है इसे आप देख ही रहे हो, PC वक्रता त्रिज्या है, माइनस में लिया गया है। यहां भी सब कुछ माइनस में, मतलब वस्तु की दूरी, अगर वस्तु का नाम मैं AB दे देता हूं तो P से A तक है PA, और ये भी -u होगा क्योंकि इसमें भी हम लोग लेफ्ट की तरफ चल रहे हैं। जब आप ध्रुव से बाएं हाथ की तरफ चलोगे तो माइनस लिखना है। प्रतिबिंब की दूरी को किससे प्रदर्शित करते हैं? भी से। प्रतिबिंब की दूरी को भी लिखते हैं, और अगर मैं प्रतिबिंब का नाम A' और B' दे दूं तो ये जो दूरी है वो भी माइनस में होगी, क्योंकि सब कुछ इसका लेफ्ट में है। अब दर्पण का फॉर्मूला क्या है? तो दर्पण का फॉर्मूला होता है 1/f = 1/v - 1/u। माफ करिएगा, यहां प्लस होता है, ये माइनस लग जाएगा तो लेंस का हो जाएगा। दर्पण का फॉर्मूला होता है 1/f = 1/v + 1/u। ये भी f क्या है यहां? तो f है फोकस दूरी। आपकी 10th की क्लास में इसका डेरिवेशन नहीं है, फॉर्मूला है, और फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है, तो हम लोग सीधा ये फॉर्मूला ही याद कर लेंगे। ये क्या है? f फोकस दूरी। भी क्या है? यहां लिखा हुआ है प्रतिबिंब की दूरी। u क्या है? वस्तु की दूरी। यह है वस्तु की दूरी। भी क्या है? प्रतिबिंब की दूरी। क्या यही फॉर्मूला उत्तल दर्पण के लिए भी है? तो हाँ, बिल्कुल यही फॉर्मूला है उत्तल दर्पण के लिए भी। उत्तल दर्पण में हम दबे हुए पृष्ठ को कलई करते हैं, उभरे हुए पृष्ठ को परावर्तक पृष्ठ बना देते हैं। इसका ध्रुव यहां होता है P, इसका वक्रता केंद्र इधर राइट साइड में और फोकस बीच में। इसका भी ध्रुव से मुख्य फोकस की दूरी फोकस दूरी होती है, लेकिन याद रखेंगे कि PF इसका प्लस होता है। मुख्य फोकस धनात्मक क्यों हुआ? क्योंकि आपतित प्रकाश भी राइट साइड में जाती है और हम भी P से F की तरफ राइट साइड में ही जा रहे हैं, इसलिए पॉजिटिव लेना है। PC क्या होगा? यानी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? वो भी +r होगी, क्योंकि इसमें हम उसमें भी दाहिनी तरफ जा रहे हैं, यहां से इस तरफ जा रहे हैं दाहिनी तरफ। इसका वस्तु किधर होगा? तो वस्तु तो हमेशा लेफ्ट में ही रखेंगे ना, दर्पण के सामने ही वस्तु रहती है। यहां अगर वस्तु को AB कह दें तो इस वस्तु की दूरी u होती है, और लेफ्ट में होने की वजह से वस्तु की दूरी जो PA है वो माइनस ही होगी। अब डिपेंड करता है कि प्रतिबिंब कहां बन रहा है, तो इसमें प्रतिबिंब राइट साइड में ही बनता है। मान लो आप कि प्रतिबिंब इसका बन रहा है यहां कहीं, यहां कहीं, तो इसका नाम मैं दे देता हूं A' B'। अब इस प्रतिबिंब को जो ये बन रहा है इसकी दूरी क्या लिखते हैं हम लोग? भी लिखते हैं। अभी बात हुई हम लोगों की, यहां प्रतिबिंब की दूरी को भी लिखते हैं, लेकिन इसमें प्रतिबिंब दाहिनी तरफ है, राइट साइड में है, इस वजह से जो PA' होगा वो होगा प्लस। अब आप समझ रहे होंगे कि दोनों में अंतर क्या है।
इसके सारे पॉइंट्स लेफ्ट में हैं, इसके सारे पॉइंट्स राइट में हैं, इसमें सिर्फ वस्तु एक है जो बाएं हाथ की तरफ है, इसी वजह से सिर्फ वस्तु का माइनस आया हुआ है चिन्ह, बाकी सब प्लस है, और इसमें सब के सब निगेटिव होते हैं। तो चिन्ह परिपाटी के नियमों का प्रयोग करते हुए इस पे न्यूमेरिकल पढ़ना है हमें। और आज की क्लास में हम लोग याद रखेंगे कि दर्पण का सूत्र क्या है, 1/v + 1/u = 0। सॉरी, क्या हमें कुछ भी 1/f = 1/v + 1/u, ये है दर्पण का सूत्र। भाई कुछ भी बोल देने से कुछ लोग वीडियो को एडिट करके सिर्फ गलत वाला पार्ट्स प्रेजेंट करवाएंगे और उसी का तो मजा लेना है। चलो टॉपिक पर आ जाते हैं वापस। तो ये दर्पण का सूत्र है, आप जल्दी से स्क्रीनशॉट करेंगे और फिर मैं बताऊंगा कि आवर्धन का क्या फॉर्मूला होता है और दर्पण का आवर्धन किसे कहते हैं। देखिए ये जो दर्पण था ये उत्तल दर्पण था, ये उत्तल दर्पण है। अभी हम लोग दर्पण का आवर्धन पढ़ रहे हैं। तो दर्पण का आवर्धन मैग्निफिकेशन पढ़ रहे हैं, तो दर्पण के आवर्धन को हम लोग m से प्रदर्शित करेंगे। ये दर्पण का आवर्धन होता क्या है, तो आवर्धन होता है m बराबर प्रतिबिंब की लंबाई। अभी आपको डेफिनेशन बताया जाएगा, वो आप नोट डाउन कर लेना, लिख लेना सुनकर। प्रतिबिंब की लंबाई और बटे में वस्तु की लंबाई। किसी दर्पण द्वारा किसी वस्तु के बने प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई यानी अगर हमारा प्रतिबिंब a' b' है तो वो a' b' की लंबाई और बटे में वस्तु की लंबाई। वस्तु की लंबाई, वस्तु कितनी लंबी है, AB है। हालांकि प्रतिबिंब की लंबाई को I से प्रदर्शित करते हैं और वस्तु की लंबाई को O से प्रदर्शित करते हैं। तो ये जो लंबाई है इसकी, ये I है, I लिखा गया है, और ये जो लंबाई है ये O लिखा, वस्तु O हो गया और प्रतिबिंब की लंबाई I, तो I/O। हाँ, डिपेंड करता है कि नीचे बनाया ऊपर बनाया, प्लस लेंगे माइनस लेंगे, वो चिन्ह परिपाटी का नियम तो अप्लाई होगा ही, वो न्यूमेरिकल के टाइम होगा। जैसे यहाँ प्रतिबिंब नीचे बना हुआ है तो उल्टा होता, उल्टा लेने पर क्या होता है, माइनस लेना होता है, तो इधर माइनस लगा दिया जाएगा। वस्तु यहाँ सीधी है तो यहाँ पर प्लस होगा, वो तो निर्भर करेगा कि प्रतिबिंब बन कैसा रहा है। जैसे इसके 6th पॉइंट में प्रतिबिंब पीछे सीधा बन जाता है, तो उसके लिए मैं अभी क्यों प्लस माइनस डिसाइड करूं, कहीं सीधा बन जा रहा है कभी उल्टा बन जा रहा है, इसलिए हमें अभी प्लस माइनस नहीं लिखना है, हमें बस दूरी में प्लस माइनस लिखना है। देखो वापस डेफिनेशन बताता हूं आपको, किसी दर्पण द्वारा किसी वस्तु के बने प्रतिबिंब की लंबाई तथा उस वस्तु की लंबाई के अनुपात को दर्पण का आवर्धन कहते हैं। यहां लिखा हो ना, प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को, यानी बटे में लिखने को, अनुपात को दर्पण का आवर्धन कहते हैं। इसे m से प्रदर्शित करते हैं। यदि ध्रुव से यानी ध्रुव P से वस्तु की दूरी u तथा प्रतिबिंब की दूरी भी हो, तब आवर्धन क्या हो जाता है, m का फॉर्मूला यहां लिख देता हूं। तब आवर्धन m बराबर हो जाता है, वस्तु की दूरी u मानी गई जो डायग्राम में आपको दिखाया जा रहा है, प्रतिबिंब की दूरी भी मानी गई जो आपको डायग्राम में दिख रहा है। तो पहले यहां ऊपर क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई है, यहां प्रतिबिंब की लंबाई है I, तो यहां प्रतिबिंब की दूरी ले लो। तो प्रतिबिंब की दूरी को किसे प्रदर्शित किया जाता है, v से, और वस्तु को u से, लेकिन इसमें माइनस आता है, माइनस v बटे u होता है दर्पण का आवर्धन। अगर यहां से इसको यानी I बटे O को और यहां से माइनस v बटे u को मिला दिया जाए तो m का फॉर्मूला बनता है I बटे OV और माइनस v बटे u, दोनों ही इसके फॉर्मूले बनते हैं आवर्धन के। अच्छा, इसका मात्रक नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ v है दूरी मीटर में मात्रक और u भी दूरी है मीटर में मात्रक, तो मीटर से मीटर कैंसिल होके कुछ बचा ही नहीं। तो ये जो आवर्धन है ये मात्रक नहीं रखता है, इसका मात्रक नहीं होता है। किसी दर्पण द्वारा किसी वस्तु के बने प्रतिबिंब की लंबाई तथा उस वस्तु की लंबाई के अनुपात को आवर्धन m कहते हैं। ये बताते हैं कि कितनी बड़ी वस्तु है तो उसका प्रतिबिंब कितना बड़ा बना है, उसके बराबर बना है, उससे छोटा बना है या उससे बहुत बड़ा बना है, ये टॉपिक ये बताते हैं। इसका भी स्क्रीनशॉट करिए, आवर्धन बहुत छोटा ही टॉपिक है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं दर्पण के उपयोग, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, दर्पण का उपयोग शुरू करते हैं।
तो अगले टॉपिक में शुरू करते हैं, अवतल दर्पण के उपयोग। अवतल दर्पण के उपयोग। अवतल दर्पण के उपयोग में हमें समझना है, जब बड़े द्वारक का दर्पण हो, बड़े द्वारक का यानी बड़ा अवतल दर्पण हो, तब इसका फोकस थोड़ा दूर हो जाएगा। फिर व्यक्ति ध्रुव और फोकस के बीच में अपने चेहरे को लाकर और अपनी हजामत बना सकता है। हजामत इन द सेंस सेविंग कर सकता है, अपनी दाढ़ी बना सकता है। तो जब व्यक्ति अपने चेहरे को P और F के बीच में रखता है तो उसका चेहरा बड़ा और सीधा दिखाई देता है, जिससे सेविंग करना आसान हो जाता है। तो पहले पॉइंट में यही होगा कि बड़े द्वारक का अवतल दर्पण हजामत बनाने के उपयोग में आता है। आप लोग सुन के भी लिख सकते हो, इसलिए मैं ज्यादा लिखता नहीं हूं, आपको शॉर्ट में समझा देता हूं, मतलब डिटेल में समझा देता हूं, शॉर्ट में लिख देता हूं, आप तो पॉइंट्स खुद ही क्रिएट कर लोगे। सेकेंड टॉपिक को करते हैं। सेकेंड टॉपिक में हम लोग ध्यान रखेंगे कि जो छोटे द्वारक का दर्पण है, छोटे द्वारक का, उसका उपयोग डॉक्टर गले, कान, नाक आदि में उसके द्वारा प्रकाश किरणों को परावर्तित करके और उसकी जांच करने में करते हैं। यानी छोटे द्वारक वाले अवतल दर्पण का उपयोग डॉक्टर नाक, कान, गले आदि के जांच करने में करते हैं। ये पॉइंट्स हम लोग ध्यान रखेंगे, बहुत सिंपल है। प्रकाश किरणों को परावर्तित किया जाता है एक वायर के आगे छोटा सा दर्पण लगा के, कान में डालकर, गले में डाल के प्रकाश किरणों को परावर्तित करके अच्छी तरीके से देखा जाता है। तो उस दर्पण का उपयोग सेकेंड पॉइंट में ये होता है। तीसरा पॉइंट ध्यान रखेंगे हम लोग, ये जो टॉर्च है या किसी भी गाड़ी का हेडलाइट है, उसके बल्ब के पीछे शेडो के रूप में इसका उपयोग होता है। तो टॉर्च, हेडलाइट आदि में बल्बों के पीछे परावर्तक के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। कैसे? तो ये जो टॉर्च है, इस टॉर्च का ये जो बल्ब है यहां लगा हुआ, इसके पीछे अवतल दर्पण लगा रहता है। अवतल दर्पण वो क्या करता है, प्रकाश को आगे भेज देता है ऐसे। तो जो प्रकाश की किरणें पीछे भी जा रही होती हैं, बल्ब से तो डायरेक्ट आती ही है, वो भी प्रकाश की किरणें आगे आ जाती हैं। तो सर्च लाइट, जैसे बंदरगाह पर ऊपर सर्च लाइट लगा रहता है, ऐसे बॉर्डर पे सर्च लाइट लगा हुआ है, वो लाइट अपने आप ऐसे घूमता रहता है, चारों तरफ उजाला करता रहता है। या स्टीमर, जो पानी में चलने वाली जहाजें हैं, स्टीमर, उनके आगे सर्च लाइट रहता है। या हमारे कार, ट्रेन या बाइक, इन सब के हेडलाइट जो हैं, उसके आगे जो बल्ब है उसके पीछे ये अवतल दर्पण लगा रहता है, जिससे वो फोकस आगे की तरफ प्रकाश किरणों को भेज देता है। और भी इसके उपयोग हैं। चौथे पॉइंट में आप ये समझिए कि भट्टियों में बहुत ज्यादा ताप देने के लिए बहुत बड़े आकार के अवतल दर्पण का उपयोग होता है, जिससे प्रकाश की किरणों को इकट्ठा किया जाता है और उन भट्टियों पर डाला जाता है और उसका ताप बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो भट्टियों में प्रकाश को एकत्रित करने के लिए भट्टियों मात्राएं तो गलत होंगी ही मेरी, भट्टियों में प्रकाश को एकत्रित करने के लिए बड़े आकार के अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। परावर्ती दूरदर्शी जो है, दूरदर्शी जिसपे हम लोग अंतरिक्ष में स्थित पिंडों को देखते हैं, उसमें एक परावर्ती दूरदर्शी आती है।
उस परावर्ती दूरदर्शी में भी अवतल दर्पण का उपयोग होता है। तो 5 पॉइंट हम लोग ध्यान रखेंगे। परावर्ती दूरदर्शी में अवतल दर्पण का उपयोग होता है। अब हम लोग इसके बाद स्टार्ट कर लेते हैं। आप एक बार स्क्रीनशॉट कर लो और फिर हम लोग इसको मिटाकर और यहां लिख दूंगा मैं उत्तल दर्पण। तो अब हम लोग पढ़ लेंगे उत्तल दर्पण, जिसके केवल 2 ही उपयोग को समझना है। तो चलिए समझते हैं उत्तल दर्पण के 2 उपयोग। इसका पहला उपयोग ये है कि जो पार्क में या स्ट्रीट लाइट, जो रास्ते में गलियों में लाइट लगी हुई है खंभों पर, उसके पीछे अवतल का उपयोग करने की बजाय उत्तल का करते हैं हम लोग। देखिए उत्तल का क्यों करते हैं, क्योंकि मान लो ये रोड लाइट है, ऐसे लगा हुआ, ये सेफ्टी के लिए ऊपर उसके कांच लगा हुआ है और ये बल्ब है। अब इसके पीछे ये जो लगाते हैं ना ऐसे, ये है उत्तल, ये उत्तल है, उत्तल दर्पण। वो इसलिए लगाते हैं क्योंकि ये प्रकाश की किरणें यहां टकरा के ऐसे आती हैं, ये प्रकाश की किरणें टकरा के फैल जाती हैं। तो हमें एक जगह ज्यादा उजाला नहीं करना है, हमें प्रकाश किरणों को फैलाकर ज्यादा क्षेत्र में उजाला करना है, क्योंकि रास्ते और पार्क में हमें ज्यादा एरिया कवर करना होता है। तो पीछे लगा दो आप उत्तल दर्पण, जिससे ये प्रकाश की किरणों को फैला देगा, और जब ये प्रकाश की किरणों को फैला देगा तो ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र उजाले से भर जाएगा, उजाला वाला हो जाएगा। ये है लैंप, स्ट्रीट लैंप, जो खंभों पर या किसी गली में आपको मिल जाएगा लगा हुआ। दूसरा इसका उपयोग ध्यान रखेंगे हम लोग, ये जो ड्राइवर हैं, जब तक मैं चला रहा हूं कार तब तक तो भाई मैं भी ड्राइवर ही हूं। तो ये जो ड्राइवर है, ये अपने स्टीयरिंग के पास में बगल में रेयर मिरर जो रखते हैं, साइड में जो मिरर रहता है जिसमें पीछे से आने वाली गाड़ी दिखती है, वो होता है आपका उत्तल दर्पण। ड्राइवर के सीट के बगल में उत्तल दर्पण लगाते हैं। क्यों लगाते हैं भाई? क्योंकि उत्तल दर्पण ये लगाते हैं क्योंकि पीछे के बड़े से बड़े क्षेत्र को ये छोटे से मिरर में सीधा बना देता है और स्पष्ट बनाता है। क्योंकि पीछे का बड़ा क्षेत्र छोटे दर्पण में दिख सके, छोटे दर्पण में सीधा दिखता है। कौन सा? ये उत्तल दर्पण का उपयोग है। यहां लिख सकते हो पार्क में या रास्ते में लगे लाइटों के बल्बों के पीछे उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये प्रकाश किरणों को फैलाने की प्रवृत्ति रखता है। ये भी आप पॉइंट्स बना के लिखते रहे ना, क्योंकि ये प्रकाश किरणों को फैलाने की प्रवृत्ति रखता है तो अधिक से अधिक एरिया में उजाला हो जाता है। आज आप लोगों ने दर्पण का सूत्र, दर्पण के आवर्धन का सूत्र और आवर्धन किसे कहते हैं उसका डेफिनेशन, उसके साथ साथ आपने अवतल दर्पण का उपयोग, फिर उत्तल दर्पण का उपयोग पढ़ा। आप नोट्स बनाते रहिए, हमसे यूं ही जुड़े रहिए, हम भी आपके एग्जाम तक आपके साथ रहेंगे और आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस और आपकी सारी डाउट्स क्लियर करते रहेंगे। धन्यवाद।